हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं जो हम अभी टॉपिक शुरू किया था हमने पिछले वीडियो में, जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। उसका दूसरा एलिमेंट आज हम कवर करेंगे जिसका नाम है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और थोड़ा माइंड मत करना यार कि मैं क्यों अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ इन एलिमेंट्स के ऊपर, क्योंकि मैं आपको ब्रीफ में एक व्यू देना चाहता हूँ इन सब टॉपिक्स के बारे में। और वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ फिर भी, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है तो वीडियो काफ़ी लंबी उस हिसाब से भी खींच जाती है। तो अभी तक जो भी बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ मैंने पूरी बिजनेस स्टडीज़ स्टाफिंग चैप्टर तक अभी सिलेक्शन तक कवर करा हुआ है अपने चैनल सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो एक प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के नाम से, जिसे आप जाके गो थ्रू कर सकते हो हमारे चैनल सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आओ शुरू करते हैं आज अपना सेकंड एलिमेंट जिसका नाम है सिलेक्शन। तो अभी इससे पहले हमने पिछली वीडियो में रिक्रूटमेंट जो पूरा कंपोनेंट था उसे A to Z कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या होता है? बेसिकली सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सबसे सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है अपनी वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए। यानी कि अभी तक जितने लोगों ने अप्लाई किया था ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए, उन सब अप्लाइड कैंडिडेट्स में से अब वो सबसे बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो सिंपली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट एज पर द वैकेंट जॉब पोजीशन। नाउ एक पॉइंट आता है जिस पे क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्कर का कभी कभी, दैट सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस क्यों होता है। तो सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज in selection process the rejections of the candidates are far more than the selection of the particular candidates, which means सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी सिलेक्शन किया जाता है ना, तो जितने भी छटे हुए कैंडिडेट होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं जो बेस्ट अमंग द बेस्ट होते हैं। विच मीन्स अगर 100 एप्लीकेशंस आई तो उसमें से 10 सिलेक्ट होंगे। तो अब आप देखो रेशियो कितना ज़्यादा है, रिजेक्टेड हुए 90 कैंडिडेट्स और सिलेक्ट हुए सिर्फ 10। तो इसलिए सिलेक्शन को क्या कहा जाता है, एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। इसी में एक 1 मार्कर का क्वेश्चन जो जनरली बच्चों को नहीं पता रहता है लेकिन कभी कभी पेपर में आ जाता है, बुक में भी है या आपके पीछे वाले क्वेश्चंस में, कि प्री रिक्विसाइट्स क्या होते हैं सिलेक्शन के। प्री रिक्विसाइट्स का मतलब है कि सिलेक्शन करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो प्री रिक्विसाइट्स होता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन करने के लिए ऑफकोर्स हमें ज़रूर चाहिए क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें उस पर्टिकुलर वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है जिसके लिए वैकेंसी। तो जब तक लोग अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम उनमें से सिलेक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे जो प्री रिक्विसाइट होता है सिलेक्शन का वो होता है टू गेट मोर एंड मोर एप्लीकेशन फॉर द जॉब पोजीशन। आप ये भी कह सकते हो दैट प्री रिक्विसाइट्स ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल्स टू द एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि एंड रिजल्ट जो होता है रिक्रूटमेंट का वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें एक वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम उससे क्या कर सकें, एक ऑर्गेनाइजेशन उससे ईजिली सिलेक्शन कर सकें। तो ये तो हो गए सिलेक्शन और सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस की, क्योंकि सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप किसी कैंडिडेट को अलग अलग जो होते हैं स्टेप से गुजरना पड़ता है और उसके बाद उसका लास्ट में क्या होता है, सिलेक्शन होता है उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब प्रिलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआती, और स्क्रीनिंग मतलब एक स्क्रीनिंग करना, एक चेक करना। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो होता है वो इनिशियली इसे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कहते हैं। यानी कि जिन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस आ गई थी ऑर्गेनाइजेशंस में और जिन्होंने अप्लाई किया था जॉब पोजीशंस के लिए, उन सब का क्या लिया जाता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि उनका एक बेसिक इंटरव्यू लिया जाता है। इसे इनिशियल इंटरव्यू भी कहते हैं। इस इंटरव्यू के थ्रू मेन मोटिव जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है सिर्फ बेसिक एक इंडिविजुअल का क्या कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना। यहाँ पे एक इंडिविजुअल या एक कैंडिडेट से कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं और जनरली उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, किस यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुए हैं, ये सब बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मतलब ये एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है जिसमें वो देखना चाहते हैं कि क्या आप आने वाली जो स्टेजेस हैं जो बहुत ही राइगरस यानी कि बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्या उसके लिए आपको आगे भेजना मतलब सही होगा।
क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या आपको आगे इतने मुश्किल स्टेजेस आप कवर कर पाओगे। तो इसलिए एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। जनरली इसमें लोग बाहर नहीं होते, सिर्फ इसमें ऑर्गेनाइजेशन एक मोटा मोटा व्यू ले रही होती है कैंडिडेट का कि ये कैंडिडेट कैसा है, क्या इसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं। और इस इंटरव्यू के अंदर ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये इंटरव्यू लेते हैं वो कोई पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं लेते। जो भी पर्सनल मैनेजर्स हैं, विच मीन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, वही ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। दो चीज़ें मेन जो होती है इस इंटरव्यू के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन चेक करना चाहती है। पहला कॉन्फिडेंस लेवल, और दूसरा उन जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी चेक कर रही होती है कि क्या एक कैंडिडेट में ये एबिलिटी है कि जब उससे हम बार बार क्वेश्चन पूछे तो वो पेशेंस के साथ उनका आंसर दे सकता है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना डगमगाए। तो मेनली बस उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना और उसकी बेसिक डिटेल्स जानना, ये इस पूरी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मोटिव होता है। ठीक है। तो मैंने वही सेकंड पॉइंट लिखा है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का कि एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल दैट ही और शी कैन आंसर द क्वेश्चन इफ़ आस्क्ड, सॉरी यहाँ पे आस्क लिख दिया, आस्क्ड वन आफ्टर अदर, विच मीन्स प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर ये भी चेक कर रहे होते हैं पर्सनल मैनेजर्स कि क्या इस इंडिविजुअल में वो पेशेंस है कि जब हम इससे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या ये उसके आंसर्स दे सकता है। अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई, यानी कि एक अंदाज़ा ले लिया ऑर्गेनाइजेशन ने कि हाँ सब कैपेबल हैं आगे की स्टेजेस में जाने के लिए। तो जिसने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग को क्लियर किया अब उसका सिलेक्शन टेस्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब कि रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा और इस रिटर्न टेस्ट के थ्रू उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। सो सिलेक्शन टेस्ट का मतलब है ओनली एक रिटर्न टेस्ट लेना और साथ में क्या, इस रिटर्न टेस्ट के थ्रू उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करना। अब ये वेरी करता है कि वैकेंट जॉब पोजीशन किस टाइप की है। अब अलग अलग जॉब पोजीशंस के लिए अलग अलग टाइप्स के टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है। तो उसके बेसिस पे बहुत अलग अलग टाइप्स के टेस्ट होते हैं। पहला है इंटेलिजेंट टेस्ट। अब इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है, एक ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। इंटेलिजेंट टेस्ट का मेन मोटिव होता है किसी भी कैंडिडेट का आईक्यू चेक करना, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करना, और सेकेंड ये एबिलिटी चेक करना कि वो कितने अच्छे से कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो बेसिकली उसकी इंटेलेक्ट को चेक करना ही इंटेलिजेंट टेस्ट का मेन मोटिव होता है। सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो इसलिए लिया जाता है ये देखने के लिए कि एक इंडिविजुअल किसी भी स्किल को कितनी जल्दी सीख पा रहा है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन ये अंदाज़ा लगाती है कि कल को अगर हम इसे कोई नई स्किल सिखाएंगे तो ये कितने अच्छे से उसे परफॉर्म कर पाएगा। विच मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट में मेनली चेक किया जाता है पोटेंशियल एक इंडिविजुअल का कि वो कितना क्विकली एक जॉब को लर्न कर सकता है, ताकि पता चल सके कि फ्यूचर में जब हम उसे कोई स्किल सिखाएंगे तो कितना जल्दी उसे अडाप्ट कर लेगा। ठीक है। तो टू चेक द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल सच दैट हाउ क्विकली ही शी कैन लर्न अ जॉब। थर्ड टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है एक कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए और चेक करने के लिए। पर्सनालिटी का मतलब है उसकी इंटेलेक्ट को चेक करना, उसका इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना, उसके एप्टीट्यूड को चेक करना। ठीक है। उसमें कितनी मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कितनी ज़्यादा है वो चेक करना, और साथ ही साथ किस अप्रोच, क्या माइंडसेट है उस इंडिविजुअल कैंडिडेट का, वो भी चेक करना। तो पर्सनालिटी टेस्ट इस for checking all the aspects of an individual. So to check the overall personality, जिसमें इंटेलिजेंस लेवल भी चेक किया जाता है, एप्टीट्यूड भी, अप्रोच भी कि कैसी पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है, और मोटिवेशन लेवल कितना है उसके अंदर, मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन कितनी ज़्यादा है। तो पर्सनालिटी टेस्ट एक इंडिविजुअल के ओवरऑल एस्पेक्ट्स को चेक करती है। इसके बाद फोर्थ टेस्ट है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो है वो बेसिकली एक टेस्ट होता है जिसको इसलिए ये चेक करने के लिए लिया जाता है कि एक इंडिविजुअल को क्या स्किल आती है या एक इंडिविजुअल के अंदर क्या एग्जिस्टिंग स्किल है पहले से ही। यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही कुछ स्किल्स अच्छी आती होती हैं। तो ट्रेड टेस्ट इसीलिए लिया जाता है मेनली कि ये देखा जा सके कि एक कैंडिडेट किस स्किल में पहले से ही थोड़ा ज़्यादा प्रो एफिशिएंट है और किस स्किल को पहले से ही बहुत अच्छे से करना जानता है। लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट बेसिकली इसलिए लिया जाता है, इसका नाम से ही कोरिलेट कर लो, इंटरेस्ट को चेक करने के लिए। तो इंटरेस्ट को चेक करने के लिए कि एक कैंडिडेट किस जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो चेक करने के लिए इस टेस्ट को लिया जाता है जिसका नाम है इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है। तो ये 5 टाइप्स के टेस्ट है जो हमने कवर कर लिए। तो इन पांचों में से कोई भी टेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेती है डिपेंडिंग ऑन द वैकेंट जॉब पोजीशन। तो जिस प्रकार की जॉब पोजीशन में वैकेंसीज़ हैं उसी हिसाब से टेस्ट या रिटर्न टेस्ट बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अब जिन लोगों ने रिटर्न टेस्ट
क्लियर कर लिया, उनका लास्ट इंटरव्यू होता है जिसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो होता है वो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का नाम आप समझो कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्यों है, क्योंकि ये इंटरव्यू जिसने क्लियर कर लिया अब वो सिर्फ सिलेक्शन और मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए रह गया है, विच मीन्स उसने इनिशियल लेवल पे जो प्रोफेशनल नॉलेज और जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो सब क्या कर लिए, कवर कर लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ही वो इंटरव्यू है जिसे अगर किसी कैंडिडेट ने क्लियर कर लिया तो उसका एम्प्लॉयमेंट मिलना उसे पक्का है। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो होता है वो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है। इसे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा लिया जाता है और ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी फील्ड में पूरी तरीके से क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। बेसिकली ये जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है इसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन एक कैंडिडेट के अंदर दोनों चीज़ें चेक कर लेती है। उसके थ्रू वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक कर लेती है और साथ में प्रोफेशनल लेवल भी या प्रोफेशनल नॉलेज भी चेक कर लेती है। क्योंकि ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा लिया जाता है इसलिए बहुत वो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि स्पेशलाइज्ड है वो प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को फाइनल इंटरव्यू भी कहा जाता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा लिया जाता है और इस इंटरव्यू के थ्रू दोनों चीज़ें चेक हो जाती हैं, प्रोफेशनल नॉलेज भी और कॉन्फिडेंस लेवल भी। और ये वो इंटरव्यू है जहाँ पे अगर उस इंटरव्यू को क्लियर कर लिया किसी कैंडिडेट ने तो वो ये भी पूछ सकता है कि उसको आगे पे क्या मिलेगा या आगे अपनी जॉब से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो भी इसमें क्लियर कर सकता है। अब जिस कैंडिडेट ने, अब फोर्थ स्टेप होता है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड्स। अब जिस कैंडिडेट ने रिटर्न टेस्ट भी क्लियर कर लिया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, अब उसके बाद उस कैंडिडेट की क्या होते हैं, रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं। अब बच्चे ना यही तो होता है कि सिर्फ रटते हैं, वो समझते ही नहीं है कि रेफरेंसेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है। सो बेसिकली रेफरेंसेस क्या होता है, रेफरेंसेस का मतलब जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है ना कैंडिडेट्स द्वारा जिससे वो अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म में ना उन्हें रेफरेंसेस देने होते हैं। रेफरेंसेस का मतलब उन लोगों के नाम देने होते हैं उन लोगों के नाम देने होते हैं जो उस पर्टिकुलर जो अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए उसके बारे में बता सके कि उसका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, इसने कैसा काम किया है जहाँ पे वो प्रीवियस जॉब परफॉर्म करके आए हैं। तो बेसिकली ये रेफरेंसेस होते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है, तो ये जनरली रेफरेंसेस चेक करती है ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पॉइंट के अंदर क्या बोला है, विद इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स गिव द रेफरेंसेस एंड दीज रेफरेंसेस आर जनरली बायस्ड। अब ये रेफरेंसेस को बायस क्यों बोला है, आप खुद ही सोचो। जब मैं कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँगा और मैंने जहाँ भी मान लो पहले जॉब की होगी, मैं उनसे बोलूँगा नहीं कि आप ना मैं आपका रेफरेंस दे रहा हूँ और मतलब अगर आपसे वो कांटेक्ट करते हैं तो आप उन्हें बता देना कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया था यहाँ पे ये वो। तो जनरली वो बायस्ड होते हैं, विच मीन्स वो खुद ही अपने रेफरेंस खुद ही लिख देते हैं और उनसे बात कर लेते हैं जहाँ पे उन्होंने प्रीवियसली जॉब की है। ठीक है, तो ये रेफरेंस जनरली बायस्ड होते हैं, इनमें कोई एक्चुअल में भी बहुत कम रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। फिर भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इन रेफरेंसेस और इनके बैकग्राउंड्स को चेक करती है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में और इनकी हिस्ट्री के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं, तो उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं रेफरेंसेस के अंदर। अब देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है रेफरेंसेस क्या होते हैं। सो दीज आर सम पीपल नेम हु टेल अबाउट द कैंडिडेट वर्क एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री। तो उस फॉर्म के अंदर ना रेफरेंसेस में नाम लिखने होते हैं उन लोगों के जिन्होंने आपके बारे में या आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में चीज़ें बताई हों। तो उनको उनके नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि और जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी आप सिलेक्ट होने वाले हो वो उनसे कॉन्टैक्ट करके एक्चुअली में पूछ लें। तो इसलिए बोला जाता है कि ये रेफरेंसेस बायस्ड होते हैं। ठीक है, अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ने आपके रेफरेंसेस चेक कर लिया और वो सेटिस्फाइड है उन रेफरेंसेस को चेक करके, तो अब फिफ्थ स्टेप में सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। अब आप कहोगे कि भैया उन्होंने तो मतलब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग भी कर ली, रिटर्न टेस्ट भी ले लिया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, रेफरेंसेस भी चेक कर लिए, अब फिर सिलेक्शन डिसीजन क्या होता है इसमें। अब इस सिलेक्शन डिसीजन में जिन लोगों ने भी या जिन कैंडिडेट्स ने भी ये सारे स्टेप या स्टेजेस को मेनली क्लियर कर लिया, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है पूरी, और उस लिस्ट में से भी सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो द कैंडिडेट हु क्लियर्स द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंसेस, उन सब कैंडिडेट्स की क्या बनाई जाती है, एक लिस्ट, और उसमें से भी सबसे बेस्ट और सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है टॉप पोजीशंस के लिए। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन डिसीजन। अब जब सिलेक्शन डिसीजन भी ले लिया और सिलेक्ट कर लिया कि किन किन कैंडिडेट को जॉब पोजीशंस पे प्लेस करना है या किन किन कैंडिडेट को हमें जॉब अपॉइंट करनी है, ठीक है,
उसके बाद भी एक स्टेप होता है जिसको कहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। आप किसी भी जॉब में देख लो, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, हर किसी जॉब में एक मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूर होता है। ठीक है, जनरली गवर्नमेंट जॉब्स में ये बहुत ही मैंडेटरी है, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हो। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। और ये मेडिकल टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ये कंफर्म कर रही है कि जिस एम्प्लॉय या जिस कैंडिडेट को अभी हम हायर कर रहे हैं उसकी हमारे पास अवेलेबिलिटी तो हो लॉन्ग टर्म के लिए। कहीं पता चला कि एक एम्प्लॉय को या एक कैंडिडेट को उन्होंने हायर किया, ठीक है, और उस कैंडिडेट को इस आशा से उन्होंने हायर किया कि वो सबसे बेस्ट है, लेकिन पता चला कि उसको कैंसर था और अब वो आगे काम ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा ना बहुत बड़ा। तो इसीलिए मेडिकल एग्जामिनेशन किया करवाया जाता है, या उनका मेडिकल एग्जामिन करवाया जाता है, सारे जितने भी सारे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि उनकी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी को अप्रूव किया जा सके। ठीक है, सो आफ्टर सिलेक्शन द मेडिकल टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैपन फॉर नोइंग द लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, सो द एग्जामिनेशन सम फॉर द एग्जामिनेशन सम ऑर्गेनाइजेशन डन बाय ओन डॉक्टर्स। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, उसको थोड़ा माइंड मत करना। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, और ये मेडिकल टेस्ट जो होता है ये जनरली ऑर्गेनाइजेशन खुद भी करा देती है अपने डॉक्टर्स के थ्रू। और बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है वो अपना जो मेडिकल टेस्ट है वो खुद कराएं और उसकी रिपोर्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई हो। अब जो जिसने मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया, अब एट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन उसे क्या करेगी, 7th स्टेप में जॉब ऑफ़र करेगी। और जॉब ऑफ़र करती है ऑर्गेनाइजेशन एक क्या देके, अपॉइंटमेंट लेटर देके। अब इस अपॉइंटमेंट लेटर को ये कैंडिडेट्स को देती है जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन ने। और इस अपॉइंटमेंट लेटर में ना सारी टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होंगी कि क्या आपका पे है, क्या टाइमिंग है, सब चीज़ गिवन होगी इस अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर। पर इस जॉब ऑफ़र के समय पे ना ऑर्गेनाइजेशन इन कैंडिडेट्स को एक डिसेंट टाइम भी देती है, एक टाइम पीरियड देती है कि आप सोच लो कि आप आना चाहते हो ना ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ कभी ना जब अपॉइंटमेंट लेटर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मैं शायद सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस सैलरी पे या इतने पे, या कुछ उनको ऐसी अदर एलिमेंट्स हैं जो उनको खटक रहे होते हैं। तो उन्हें एक डिसेंट टाइम पीरियड देती है ऑर्गेनाइजेशन कि आप देख लो आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट करना है कि नहीं। तो उस टाइम पीरियड के बाद ही वो सोच विचार के जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं इस अपॉइंटमेंट लेटर को। और लास्ट स्टेप होता है 8th स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो पिछले स्टेप में 7th स्टेप में क्या हुआ था, जॉब ऑफ़र किया था ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू और एक डिसेंट टाइम पीरियड देती है कैंडिडेट को। अब अगर कैंडिडेट सेटिस्फाइड है अपॉइंटमेंट लेटर से तो वो उस टाइम पीरियड के बाद क्या करता है, एक्सेप्ट कर देता है किसको, जॉब ऑफ़र को जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे दिया था। और एक्सेप्टेंस कैसे होती है, एक्सेप्टेंस ऐसे होती है कि एक एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिस पे अगर उस कैंडिडेट ने साइन कर दिए तो इसका मतलब उसने उस जॉब ऑफ़र को जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे दिया था उसे क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। विच मीन्स कैंडिडेट ने एक्सेप्ट कर लिया है जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे जॉब ऑफ़र की थी। तो जब वो जॉब ऑफ़र करेगा तो वो इस एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है, विच मीन्स दैट द कैंडिडेट एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ़र बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और इस जॉब ऑफ़र, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को साइन करने के बाद कुछ फॉर्म्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन देती है इस कैंडिडेट को, जिसने जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है उसको कुछ फॉर्म देती है जिन फॉर्म्स को अटेस्टेशन फॉर्म्स कहा जाता है। ये अटेस्टेशन फॉर्म्स क्या होते हैं, ये वो फॉर्म्स होते हैं, अब देखो मान लो ये एम्प्लॉय 3 साल बाद कुछ और बड़ा करने की सोच रहा है और किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने की सोच रहा है, तो शायद ये इस कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में चेंज करेगा 4 या 5 साल बाद मे बी। तो कंपनी ना इन्हें कुछ फॉर्म्स देती है जिन्हें अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं। अब ये अटेस्टेशन फॉर्म में ना कंपनीज़ खुद एज अ रेफरेंस, मतलब उस एम्प्लॉय के बारे में अपना रेफरेंस देती है। तो कल को अगर ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, दूसरी कंपनी में जाएगा इस कंपनी को छोड़ के जिसमें अभी इसने जॉब ऑफ़र किया है, जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, तो ये जो कैंडिडेट होगा ना ये रेफरेंस दिखा पाएगा कि देखो जिस कंपनी में मैंने पिछला काम किया उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है या कैसे उन्होंने मेरे बारे में रेफरेंस दिया है। तो ये इन अटेस्टेशन फॉर्म्स में जो करंट कंपनी जिसमें वो काम कर रहा है वो अपने रेफरेंस देती है अबाउट द सिलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, ताकि फर्दर वो कभी जाए तो उसे वो रेफरेंसेस काम आए उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के जिसे सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है वो पूरा कवर होता है।
तो होप करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ यार लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर आपको बेनिफिशियल लगती है। और बहुत मेहनत लगती है यार, तो कुछ सब्सक्राइब कर दो या कमेंट कर दो अच्छा सा। आप मे बी पहली वीडियो को देख के मत सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट करो, या कुछ कमी लग रही है वीडियो में तो वो भी कमेंट कर दो, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हो, कनेक्ट बना हुआ है कहीं ना कहीं और ये मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे अपना तीसरा एलिमेंट जिसका नाम है ट्रेनिंग। ठीक है, ओके बाय।